चलो आ जाओ दोस्तों और जुड़ जाया करो। आ जाया करो, जुड़ जाया करो। जुड़ जुड़ जाने के लिए सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों, आज लिफ्ट इंक नाम की एक सिलिकॉन वैली की कंपनी है। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई, टॉप 100 सिलिकॉन वैली की कंपनी की लिस्ट बनाई और उस पर काम कर रहा हूँ। तो आज मैं लिफ्ट इंक की नाम की एक कंपनी है, उस पर वो क्या सर्विस देती है, क्या प्रोडक्ट है, उसके किस तरह से व्यवसाय होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या होती है, वो सब कुछ इस बुक में कवर किया है मैंने। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और प्रारंभिक यात्रा, जिमराइड से लिफ्ट का उदय, ये पहले चैप्टर का नाम है। अब लिफ्ट इंक की सफलता की कहानी वर्ष 2007 से शुरू होती है, जब लोगन ग्रीन और जॉन जिमर ने जिमराइड नामक एक राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की। लोगन ग्रीन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा के छात्र थे, उन्होंने कॉलेज के बाद जिम्बाब्वे की यात्रा के दौरान वहां अनौपचारिक कारपूलिंग प्रणाली से गहरी प्रेरणा दी। जिम्बाब्वे में लोग सीमित संसाधनों के बावजूद भीड़-भाड़ वाली मिनी वैन टैक्सियों से सवारी साझा करके कुशलतापूर्वक यात्रा करते थे, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम रहती थी और परिवहन अधिक किफायती बनता था। ये अनुभव ग्रीन के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण शुरुआत हुई। ये अनुभव जो उन्होंने जिम्बाब्वे में किया, यहाँ से बस आइडिया आया, मतलब प्रकाश स्तंभ बना ये यहाँ से, ये मोमेंट। क्योंकि अमेरिका में वे व्यक्तिगत कारों पर अत्यधिक निर्भरता और सार्वजनिक परिवहन की कमियों से परेशान थे। अब दोस्तों अमेरिका एक बिल्कुल रहीश मुल्क है, इसलिए वहां पर पर्सनल कार, हर एक नौकर होता है तो उसके पास भी कार होती है। तो ये पर्सनल कार के कॉन्सेप्ट को ऐसे अलग होकर टैक्सी, यानी टैक्सी में एक दो लोग बैठते हैं, पर्सनल कार में एक ही व्यक्ति वहां पर, क्योंकि वहां पर पैसों की कोई कमी नहीं होती है लोगों के पास, इसलिए ज्यादातर लोग पर्सनल कार का यूज करते हैं। यानी जितने लोग हैं उतनी ज्यादा कारें हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में हर एक के पास कार नहीं होती है, किसी के पास होती है। 80% लोगों के पास कार होती है और 20% लोगों के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल कार से टैक्सी का उन्होंने एक्सपीरियंस देने की और व्यक्तिगत कारों पर अत्यधिक निर्भरता और सार्वजनिक परिवहन की कमियों से परेशान थे। अमेरिका में व्यक्तिगत कारों पर निर्भरता के कारण और सार्वजनिक परिवहन की कमी थी, कोई टैक्सी की यूज होती नहीं थी, इन सारी चीजों से परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिकी शहरों में भी ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसी जो जिम्बाब्वे में उन्होंने देखा उस प्रकार की प्रणाली, उस प्रकार की सिस्टम की आवश्यकता अमेरिका के शहरों में भी है, जो खाली सीटों का उपयोग करके लोगों को जोड़े और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करे। अब जो खाली सीटें 4-5 लोगों की बैठने की जगह आती है कार में, तो कोई हर कार में 4-5 लोग नहीं बैठते हैं। पर्सनली कार होती है तो पर्सनल कार एक ही आदमी और 5-6 लोगों की बैठने की जगह ऐसे ही पड़ी रहती है और कार यूज करके जॉब पर जाता है, अपने काम पर जाता है, जिसके कारण ये वहां पर बिल्कुल अलग कंडीशन है और दूसरे देशों में बिल्कुल अलग कंडीशन है। हमारे भारत में टैक्सी का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं, बस का उपयोग करते हैं। तो वहां पर उस प्रणाली की आवश्यकता थी जो खाली सीटों का उपयोग करके लोगों को जोड़े और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करे। अब जॉन जिमर, जो उस समय लेहमैन ब्रदर्स में एनालिस्ट के रूप में कार्यरत थे, उस समय जब ये आइडिया आया था, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के दिनों से कार पुलिंग के शौकीन थे। वे कॉलेज ब्रेक के दौरान न्यूयॉर्क सिटी से घर लौटने के लिए साथी छात्रों के साथ सवारी, यानी कार में सवारी शेयर करते थे। एक साथ एक ही कार में अपने दोस्तों के साथ अपने घर वापस जाते थे। अब वर्ष 2007 में फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से जिमर को ग्रीन के नए प्रोजेक्ट जिमराइड के बारे में पता चला।
ये लिफ्ट इंक की शुरुआत कैसे हुई ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। पहले ध्यान से देखोगे सुनोगे तभी पता चलेगा। अब दोनों की सोच में समानता थी, एक जैसा विचार था, परिवहन को अधिक सामाजिक, किफायती और कुशल बनाना। दोस्तों एक बार मेरे मन में भी आइडिया आया था कि एक ऐसी कंपनी भी होनी चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम संभाले। जैसे हमारे यहाँ सरकार होती है, सरकारी बसेज होती है, उसको वो ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालती है। लेकिन ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी भी होनी चाहिए जो जैसे रिक्शा होती है, कोई गाड़ी होती है, टैक्सी, मेरा कहने का मतलब, तो ये पर्सनल की बजाय सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन को संभाले, ऐसी एक कंपनी होनी चाहिए। और ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप आजमा सकते हो। अब ब्रेक के दौरान वो सिटी से घर लौटने के लिए साथी छात्रों के साथ सवारी, कार में सवारी शेयर करते थे। वर्ष 2007 में फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से जिमर को ग्रीन के नए प्रोजेक्ट जिमराई के बारे में पता चला। दोनों की सोच में समानता थी, परिवहन को अधिक सामाजिक, किफायती यानी सस्ता और कुशल बनाना। जिमर ने ग्रीन से संपर्क किया। जिमर और ग्रीन दोनों व्यक्ति थे, तो जिमर ने ग्रीन से संपर्क किया और जल्द ही वे पूर्ण रूप से जिमराइड पर काम करने लगे। ये जिमराइड कोई प्रोजेक्ट था उनका, उस पर काम करने लगे जल्दी ही। अब जिमर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सिलिकॉन वैली में ग्रीन के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। जिमराइड का नाम जिम्बाब्वे की कार पुलिंग संस्कृति के सम्मान में रखा गया था। जिमराइड मुख्य रूप से कॉलेज कैंपस पर केंद्रित था, जहां छात्र यानी स्टूडेंट लंबी दूरी की यात्राओं जैसे छुट्टियों में घर लौटने के लिए सवारी शेयर करते थे। ये प्लेटफॉर्म फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करके यूजर्स को जोड़ता था, कंज्यूमर को जोड़ता था, ताकि अजनबियों के साथ सवारी शेयर करने का विश्वास बढ़े। प्रोफाइल, म्यूचुअल फ्रेंड्स और रेटिंग सिस्टम ने सुरक्षा को प्रायोरिटी दी। पहला लॉन्च कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां 6 महीनों में 20% छात्रों ने साइन अप कर लिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में विस्तार हुआ। वर्ष 2012 तक जिमराइड 125 से अधिक यूनिवर्सिटीज में एक्टिव था और कॉरपोरेट कैंपस के लिए भी सेवाएं प्रदान करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था। ये लंबी दूरी की कार पुलिंग पर फोकस करता था, जहां उपयोगकर्ता पहले से योजना बनाकर अपनी सवारी शेयर करते थे। हालांकि वर्ष 2012 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। जिमराइड की टीम ने एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट के दौरान शहरी क्षेत्रों में छोटी दूरी की तत्काल सवारी साझाकरण यानी शेयर करने की संभावना तलाशी। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग और मोबाइल एप्लीकेशन की लोकप्रियता ने उन्हें प्रेरित किया। इस प्रोजेक्ट को शुरू में जिमराइड इंस्टेंट नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे लिफ्ट नाम से लॉन्च किया गया। लिफ्ट का आधिकारिक लॉन्च ग्रीष्मकालीन 2012 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जहां व्यक्तिगत वाहन मालिक ड्राइवर बनकर यात्रियों को तत्काल सवारी प्रदान करते थे। जो व्यक्तिगत वाहन थे उसके मालिक ड्राइवर बनकर, खुद मालिक है फिर भी वो ड्राइवर बनकर यात्रियों को तत्काल जब चाहिए तब सवारी प्रदान करते थे। यानी जैसे हम टैक्सी का, रिक्शा का यूज करते हैं उस प्रकार से। ये जिमराइड का एक हिस्सा था, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने कंपनी की दिशा बदल दी। लिफ्ट ने पारंपरिक टैक्सी सेवाओं को चुनौती दी, क्योंकि ये अधिक किफायती और दोस्ताना था सबके लिए। लिफ्ट की शुरुआती पहचान उसकी अनोखी ब्रांडिंग से बनी। बड़ी गुलाबी फर्जी मूछे, जो मूछे आती मोस्टेच आती है ना मूछे, वो ये उनका गुलाबी फर्जी मूछे से उनकी पहचान, अनोखी ब्रांडिंग पहचान बनी, जो ड्राइवरों की कारों के आगे लगाई जाती थी। ये विचार ईथन आइलर से आया, ईथन आइलर से ये विचार आया, आइडिया, जिन्होंने पहले कार स्टेच नामक उत्पाद बनाया था, कार स्टेच नाम का कोई प्रोडक्ट बनाया था। मूछे कारों की आसानी से पहचानने योग्य बनाती थी। जो मूछे आगे लगाई जाती थी, इसके कारण ये कारें आसानी से पहचानी जा सकती थी कि ये लिफ्ट की कारें हैं।
और लिफ्ट को मजेदार सुलभ छवि देती थी। यात्रियों को आगे की सीट पर लिफ्ट को मजेदार आगे सॉरी यात्रियों को आगे की सीट पर बैठने और ड्राइवर से फिस्ट फिस्ट बम्प करने की सलाह दी जाती थी, जो अपने दोस्त की कार में सवारी जैसा अनुभव देता था। ये दृष्टिकोण लिफ्ट को प्रतिस्पर्धियों से अलग करता था, जहां फोकस समुदाय और विश्वास पर था। जो लिफ्ट का फोकस था वो समुदाय और विश्वास पर फोकस था। अब वर्ष आया 2013। तो वर्ष 2013 में कंपनी ने अपना नाम आधिकारिक रूप से जिमराइड से लिफ्ट में बदल दिया। जो जिमराइड नाम था वो बदल कर लिफ्ट नाम कर दिया, LYFT लिफ्ट। मई 2013 में री इनकॉर्पोरेशन हुआ और जुलाई 2013 में मूल जिमराइड कार पूलिंग सेवा उसको एंटरप्राइज होल्डिंग्स को बेच दिया गया। ये कदम इसलिए लिया गया क्योंकि लिफ्ट की वृद्धि जिमराइड से कहीं अधिक तेज थी। साप्ताहिक हजारों सवारियां हो रही थी। एंटरप्राइज होल्डिंग्स जो कार रेंटल की बड़ी कंपनी थी, कार को रेंट देने वाली कंपनी थी, उसने जिमराइड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, जबकि लिफ्ट की टीम पूर्ण रूप से शहरी राइड शेयरिंग पर केंद्रित हो गई। अब लिफ्ट का मिशन स्टेटमेंट क्या था? लोगों के जीवन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिवहन से बेहतर बनाना रहा है। यह कंपनी का स्टेटमेंट रहा है कि लोगों के जीवन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिवहन के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ये उनका स्टेटमेंट रहा है। संस्थापक हमेशा से मानते थे कि सर्वश्रेष्ठ परिवहन वो है जो सुरक्षित, विश्वसनीय, कम लागत वाला और समुदायों की परवाह करने वाला हो। ये दर्शन पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत कार मालिकाना हक से मुक्ति पर आधारित था। लिफ्ट ने न केवल सवारी प्रदान की बल्कि लोगों को जोड़ा। अमेरिका में ड्राइवरों और यात्रियों के बीच दोस्ताना संबंध बनाए। रेटिंग सिस्टम, बैकग्राउंड चेक और कम्युनिटी गाइडलाइंस ने सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रारंभिक चुनौतियां भी कम नहीं थी दोस्तों। वैसे अजनबियों के साथ सवारी शेयर करने का विचार नया था, इसलिए विश्वास निर्माण करना आवश्यक था। विश्वास, ट्रस्ट की आवश्यकता थी। कानूनी बाधाएं, जैसे कुछ शहरों में रेगुलेटरी मुद्दे सामने आए, फिर भी लिफ्ट की लोकप्रियता बढ़ती गई। सैन फ्रांसिस्को से शुरू होकर ये जल्द ही लॉस एंजलिस और अन्य शहरों में फैल गई। संस्थापकों की दृढ़ता और विजन ने लिफ्ट को एक नया आंदोलन बना दिया। शहरों को कार केंद्रित से लोग केंद्रित बनाने का आंदोलन। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक साधारण प्रेरणा, जिम्बाब्वे की कारपूलिंग ने अमेरिकी परिवहन को बदलने वाली कंपनी की नींव रखी। लोगन ग्रीन और जॉन जिमर की साझेदारी, पार्टनरशिप, उनकी सामाजिक जिम्मेवारी की भावना और नवाचार की भूख ने लिफ्ट को जन्म दिया। ये केवल एक एप्लीकेशन नहीं था, बल्कि ये एक जीवन शैली का प्रतीक था। ये उत्पत्ति की कहानी मैंने बताई। ये हमें सिखाती है कहानी की सच्ची सफलता छोटे विचारों से निकलकर बड़े बदलाव लाती है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी शुरुआत वैश्विक प्रभाव तक पहुंची। तो शुरू करते हैं दोस्तों दूसरा चैप्टर, लॉन्च और प्रारंभिक नवाचार, इनोवेशन। सैन फ्रांसिस्को से दुनिया की ओर पहला कदम। तो लिफ्ट का आधिकारिक लॉन्च ग्रीष्मकालीन 2012 में सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ, जो राइड शेयरिंग उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये जिमराइड के एक छोटे से प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों में यह स्वतंत्र रूप से इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि कंपनी की पूरी दिशा बदल गई। लिफ्ट ने व्यक्तिगत कार मालिकों को ड्राइवर बनने का अवसर दिया, जो अपने खाली समय में यात्रियों को सवारी प्रदान कर सकते थे। एप्लीकेशन के माध्यम से यात्री खुद ही कुछ ही मिनटों में निकटतम जो नजदीक हो वहीं पर ड्राइवर से जुड़ जाते थे, और सवारी पूरी होने पर भुगतान यानी पेमेंट ऑटोमेटिक रूप से ऐप से जुड़े क्रेडिट कार्ड से हो जाता था। ये मॉडल पारंपरिक टैक्सी सेवाओं से पूरी तरह अलग था, क्योंकि इसमें कोई फ्लीट नहीं था, कोई डिस्पैच सेंटर नहीं था
सिर्फ स्मार्टफोन और सामान्य लोग, ये दोनों की जोड़ी थी। अब लिफ्ट की शुरुआत सफलता का एक बड़ा कारण, लिफ्ट की शुरुआती जो सफलता थी, उसकी सफलता का कारण उसकी अनोखी ब्रांडिंग थी। कंपनी ने बड़ी गुलाबी रंग की फर्जी मूंछें पेश की, जो मोस्टेज आती है वो, जिन्हें ड्राइवरों को अपनी कार के अगले ग्रिल पर लगाना होता था। ये विचार इथन आइलर से आया था, जो पहले कार स्टेच नामक प्रोडक्ट बना चुके थे। ये मूंछें दूर से ही दिखाई देती थी और लिफ्ट की कारों को तुरंत पहचानने योग्य बनाती थी। साथ ही ये ब्रांडिंग लिफ्ट को मजेदार, दोस्ताना और युवा इमेज देती थी, यंग इमेज देती थी। यात्रियों को आगे की सीट पर बैठने और ड्राइवर से मुट्ठी टक्कर यानी फिस्ट बम्प करने की सलाह देती थी। मुट्ठी टक्कर यानी ऐसा करना फिस्ट बम्प कहा जाता है, वो करने की सलाह दी जाती थी, जो अपने दोस्त की कार में सवारी जैसा अनुभव पैदा करता था। लिफ्ट ने खुद को योर फ्रेंड विथ अ कार के रूप में पोजीशन किया, अपनी स्थिति बनाई, जो प्रतिस्पर्धी उबर की कॉरपोरेट और प्रोफेशनल छवि से बिल्कुल विपरीत था। लॉन्च के पहले वर्ष में ही लिफ्ट ने सैन फ्रांसिस्को में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। वर्ष 2012 के अंत तक साप्ताहिक हजारों सवारी हो रही थी। ड्राइवरों को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी ने गारंटीड कमाई के प्रोग्राम शुरू किए, जहां व्यस्त समय में न्यूनतम कमाई की गारंटी दी जाती थी। यात्रियों के लिए कीमतें पारंपरिक टैक्सियों से कम थी और एप्लीकेशन की सरलता ने इसे तेजी से अपनाया गया। लिफ्ट ने शुरुआत से ही सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ड्राइवरों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन, वाहन का निरीक्षण, द्विपक्षीय यानी बायलैटरल रेटिंग सिस्टम और बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया। ये कदम आवश्यक थे दोस्तों, क्योंकि अजनबियों के बीच सवारी साझा करने का विचार अभी भी नया और कुछ लोगों के लिए चिंताजनक था। वर्ष 2013 लिफ्ट के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित हुआ। मई 2013 में कंपनी ने आधिकारिक रूप से अपना नाम जिमराइड से लिफ्ट में बदल दिया और डेलावेयर में पुनः निगमित हुई, यानी रीइनकॉर्पोरेटेड हुई। अब जुलाई 2013 में मूल जिमराइड लंबी दूरी की कार पूलिंग सेवा को एंटरप्राइज रेंट अ कार की मूल कंपनी एंटरप्राइज होल्डिंग को बेच दिया गया। ये बिक्री इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि लिफ्ट की छोटी दूरी की राइड शेयरिंग सर्विस जिमराइड से कई गुना तेजी से बढ़ रही थी। इस बिक्री से प्राप्त संसाधनों का उपयोग लिफ्ट ने अपने मुख्य उत्पाद को मजबूत करने में किया। अब कंपनी का पूरा फोकस शहरी राइड शेयर करने पर था। लॉन्च के बाद तेजी से विस्तार शुरू किया, कंपनी ने एक्सपेंशन शुरू किया। वर्ष 2013 में ही लॉस एंजलस, सिएटल, शिकागो और सैन डिएगो जैसे शहरों में सर्विस शुरू हुई। वर्ष 2014 की शुरुआत में कंपनी ने एक साथ 24 नए अमेरिकी शहरों में प्रवेश की घोषणा की, अनाउंसमेंट किया। ये शुरुआत से लेकर मैं बता रहा हूं, तो 2014 में शुरुआत में कंपनी ने 24 नए अमेरिकी शहरों में प्रवेश करने की अनाउंसमेंट किया। इस रणनीति में स्थानीय मार्केटिंग, ड्राइवर भर्ती अभियान और कम्युनिटी इवेंट्स शामिल थे। लिफ्ट ने हमेशा स्थानीय कल्चर को ध्यान में रखा। उदाहरण के लिए सैन फ्रांसिस्को में टेक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जबकि लॉस एंजलिस में मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को टारगेट किया गया। प्रारंभिक इनोवेशन, नवाचारों में लिफ्ट लाइन, तब कार पूल के नाम से जाना जाता था, वो प्रमुख था, लिफ्ट लाइन प्रमुख था नवाचार में। ये इनोवेशन था लिफ्ट लाइन। ये सुविधा यात्रियों को एक ही दिशा में जा रहे लोगों के साथ सवारी शेयर करने की अनुमति देती थी, जिससे कीमतें और कम हो जाती थी और ट्रैफिक और प्रदूषण कम हो जाता था। ये जो विचार था जिमराइड की जड़ों से जुड़ा था और कंपनी के पर्यावरणीय मिशन को मजबूत करता था। वर्ष 2014 में लिफ्ट ने स्टारबक्स के साथ साझेदारी शुरू की, जहां ड्राइवर
और यात्री दोनों स्टारबक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते थे, रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते थे। जहां ड्राइवर और यात्री दोनों स्टारबक्स के, ड्राइवर भी कमा सकता था पॉइंट्स और स्टारबक्स के साथ यात्री भी कमा सकता था पॉइंट्स। ये पहली बड़ी कॉरपोरेट साझेदारी थी जो लिफ्ट को मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध हुई। लिफ्ट ने शुरुआत से ही ड्राइवरों को पार्टनर के रूप में देखा, न कि कर्मचारी के रूप में। ड्राइवरों को अपनी कार का उपयोग करने, अपना शेड्यूल तय करने और कमाई का बड़ा हिस्सा रखने की स्वतंत्रता थी। कंपनी ने ड्राइवर कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए मेंटर प्रोग्राम और लोकल मीटअप्स शुरू किए। लोकल मीटअप और मेंटर प्रोग्राम शुरू किए। ये दृष्टिकोण ड्राइवर्स की वफादारी बढ़ाता था और सर्विस की गुणवत्ता बनाए रखता था। हालांकि शुरुआती वर्षों में चुनौतियां भी कम नहीं थी। कई शहरों में सरकारी रेगुलेशन आते हैं, उसकी बाधाएं आई। कुछ जगहों पर लिफ्ट को इलीगल टैक्सी सेवा माना गया। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ने नए नियम बनाए, जिनके तहत राइड शेयरिंग कंपनियों को लाइसेंस देना अनिवार्य हुआ। लिफ्ट ने इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना सीखा, न कि इसका विरोध करना। प्रतिस्पर्धा भी तीव्र थी, कंपटीशन भी थी, विशेष रूप से उबर से, जो अधिक आक्रामक विस्तार कर रही थी उबर। फिर भी लिफ्ट की दोस्ताना इमेज और कम्युनिटी फोकस ने इसे एक वफादार उपयोगकर्ता आधार दिया, कंज्यूमर बेस दिया। इन सारी चीजों ने, कम्युनिटी फोकस में, इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे लिफ्ट ने अपने लॉन्च के पहले 3 वर्षों में एक लोकल प्रयोग से राष्ट्रीय स्तर की सेवा बन गई। ये हमने देखा। गुलाबी मूछे, फिस्ट बम्प और दोस्त की कार का विचार केवल मार्केटिंग नहीं था, बल्कि एक दर्शन था। परिवहन को फिर से मानवीय और सामाजिक बनाना। लोगन ग्रीन और जॉन जिमर, कंपनी के फाउंडर, उनका विजन स्पष्ट था, शहरों को कारों से मुक्त करना और लोगों को जोड़ना। ये प्रारंभिक इनोवेशन और रणनीतिक निर्णय आगे की सफलता की फाउंडेशन बने, जिन्होंने लिफ्ट को न केवल एक कंपनी बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन पूरे अमेरिका और फिर बाद में दुनिया में कैसे फैला। दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, पिंक रंग की मूछ। पिंक मूछ युग और ब्रांड निर्माण, लिफ्ट की अनोखी पहचान का दौर। लिफ्ट की सफलता की कहानी में ब्रांडिंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। अब हम पिंक मूछ युग और ब्रांड निर्माण, लिफ्ट की अनोखी पहचान का दौर था, उस पर बात कर रहे हैं। तो लिफ्ट की सफलता की कहानी में ब्रांडिंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही और इसका केंद्र बिंदु थी बड़ी गुलाबी फजी मूछ, जो वर्ष 2012 में कंपनी के लॉन्च के साथ पेश की गई थी। ये विचार इथन आइलर से आया था, जो मैं तीसरी बार शायद बता रहा हूँ, जो पहले अपनी कंपनी कार स्टेज के माध्यम से वाहनों के आगे लगाने वाली बड़ी फर्जी मूछे बनाते थे। जॉन जिमर ने जिमराइड के दिनों में, जो जिमराइड उसका नाम था, उन दिनों में आइलर से संपर्क किया और शुरुआत में कुछ मूछे निवेशकों के लिए गैग गिफ्ट के रूप में खरीदी। लेकिन जब लिफ्ट लॉन्च हुई तो इस मूछ को हर ड्राइवर की कार के आगे ग्रिल पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। ये बड़ी फजी और चटकीले गुलाबी रंग की मूछ दूर से ही दिखाई देती थी, जिससे लिफ्ट की कारों की तुरंत पहचानी जा सकती थी गुलाबी रंग की मूछों के द्वारा। गुलाबी रंग का चुनाव जानबूझकर किया गया था। ये दोस्ताना, साहसिक और कम मर्दाना लगता था, जो महिला यात्रियों और ड्राइवर की सुरक्षा और स्वागत पर जोर देता था। इस ब्रांडिंग, मैंने कहा उसी तरह इसका ब्रांडिंग के कारण, इसकी सफलता ब्रांडिंग के कारण हुई। इस ब्रांडिंग ने लिफ्ट को एक मजेदार, युवा और सुलभ छवि दी, जो प्रतिस्पर्धी जो थी कंपटीटर उबर की कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल इमेज से पूरी तरह अलग थी। लिफ्ट ने खुद को योर फ्रेंड विथ अ कार इसके रूप में प्रस्तुत किया, जहां सवारी केवल परिवहन नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुभव थी।
यात्रियों को आगे की सीट पर बैठने और ड्राइवर से मुट्ठी टक्कर, जो फिस्ट बम्प करना होता है, वो करने की प्रोत्साहन दिया जाता था। अब फिस्ट बम्प का विचार लोगन ग्रीन से आया, फाउंडर से आया, जो एडशेफ की कम फॉर्मल लेकिन वेब से अधिक दोस्ताना था। ये छोटा इशारा ड्राइवर और यात्री के बीच गर्मजोशी और विश्वास पैदा करता था, जो लिफ्ट की कम्युनिटी केंद्रित संस्कृति का प्रतीक बना। अब शुरुआती वर्षों में ये रस्म, ये जो उनकी परंपरा थी, वो लिफ्ट की मार्केटिंग का अभिन्न हिस्सा थी, जो सवारी को अपने दोस्त की कार में यात्रा जैसा बनाती थी। अब दोस्तों आगे 2014 तक पिंक मूछ युग अपने चरम पर था। हजारों ड्राइवरों की कारें इन मूछों से सजी हुई थी और यह लिफ्ट की सांस्कृतिक पहचान बन गई। दोस्तों माइक चेक करना पड़ता है क्योंकि है मेड इन चाइना और बंद हो जाता है तो फिर मेहनत जाती है बेकार, बंद हो जाता है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इस प्रकार की उनकी लिफ्ट की कम्युनिटी केंद्रित संस्कृति का प्रतीक बना। शुरुआती वर्षों में यह रस्म लिफ्ट की मार्केटिंग का अभिन्न हिस्सा थी, जो सवारी को अपने दोस्त की कार में यात्रा जैसा अनुभव बनाती थी, अपना दोस्त बना लेती थी, चाहे लोग पहचानते हो पहले से या न पहचानते हो। वर्ष 2014 तक पिंक मूछ युग अपने चरम पर था। हजारों ड्राइवरों की कारें इन मूछों से सजी हुई थी और यह लिफ्ट की सांस्कृतिक पहचान बन गई। कंपनी ने इवेंट्स में मूछे बांटी और इथन आइलर को ब्रांड मैनेजर के रूप में शामिल किया गया कंपनी में। ये ब्रांडिंग इतनी प्रभावी थी कि लिफ्ट को सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एक आइकन बना दिया कंपनी को। हालांकि जैसे जैसे कंपनी का विस्तार हुआ और अधिक प्रोफेशनल उपयोगकर्ता जुड़े, कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई। कुछ यात्रियों को बड़ी मूछ वाली कार में ऑफिस या बिजनेस मीटिंग पहुंचना अजीब लगता था। इसके अलावा कुछ शहरों में ये मूछ कानूनी बाधा बनी क्योंकि इसे विज्ञापन माना गया, एडवर्टाइजमेंट माना गया। इसलिए वर्ष 2015 की शुरुआत में लिफ्ट ने ब्रांडिंग में पहला बड़ा बदलाव किया। जनवरी 2015 में बड़ी फर्जी मूछ को रिटायर कर दिया गया और उसकी जगह छोटी प्लास्टिक की चमकदार मूछ पेश की गई, जिसे ग्लोस्टेच नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्लोस्टेच। ये ग्लोस्टेच डैशबोर्ड पर मैग्नेट से लगाई जाती थी और रात में हल्की गुलाबी चमक देती थी। ये बदलाव कंपनी के परिपक्व होने का संकेत था, सिग्नल था। अभी भी मजेदार लेकिन अधिक परिष्कृत और व्यावहारिक लगता था। ग्लोस्टेच छोटी थी और आसानी से हटाई जा सकती थी और प्रोफेशनल सेटिंग्स में कम अजीब लगती थी। ये डिजाइन भी इथन आइलर और उनकी टीम का था, जो ब्रांड की निरंतरता बनाए रखता था। अब फिस्ट बम्प, उसके साथ भी बदलाव आया। वर्ष 2014 के अंत में नवंबर 2014 में कंपनी ने इस रस्म से दूरी बनानी शुरू की। एक ईमेल में उपयोगकर्ताओं को बताया गया कि फिस्ट बम्प अब अनिवार्य नहीं है, एक साधारण हेलो काफी है, सिर्फ हेलो कहो इतना काफी है। हालांकि ट्रेडिशनल फिस्ट बम्प करने की स्वतंत्रता है। ये कदम इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ उपयोगकर्ताओं को यह रस्म अस्वीकार्य या अजीब लगती थी, विशेष रूप से विभिन्न सांस्कृतिक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए। आगे की सीट पर बैठना भी वैकल्पिक हो गया, ऑप्शनल हो गया। ये बदलाव लिफ्ट की बढ़ती विविधता और व्यापक अपील को दर्शाते थे। अब दोस्तों वर्ष आया 2016। तो 2016 में ब्रांडिंग का अगला बड़ा विकास हुआ। नवंबर 2016 में लिफ्ट ने ग्लोस्टेज को भी रिटायर कर दिया और उसकी जगह एम्प नामक एक नया डिवाइस पेश किया। एम्प एक ब्लूटूथ सक्षम एलईडी डिवाइस था जो डैशबोर्ड पर रखा जाता था। इसके आगे की तरफ लिफ्ट लोगो चमकता था और विभिन्न रंग दिखा सकता था, जो यात्री की एप्लीकेशन से मैच करता था। इसे व्यस्त जगहों पर सही कार पहचानना आसान हो जाता था। पीछे की तरफ स्क्रीन थी जो यात्री को पर्सनलाइज्ड मैसेज दिखाती थी
जैसे हेलो नाम या टीम सपोर्ट मैसेज। एप्लीकेशन ने न केवल पहचान की समस्या सॉल्व की, बल्कि सवारी को अधिक इंटरैक्टिव और मजेदार बनाया। ये बदलाव लिफ्ट को अधिक आधुनिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांड के रूप में स्थापित करने का हिस्सा था। पिंक मूंछ के युग ने लिफ्ट को एक सांस्कृतिक आइकन बना दिया। दोस्तों, इस तरफ से भी क्या नहीं हो सकता, मेरा कहने का मतलब इस तरह ये बिजनेस कैसे चल रहा है। जो प्रथा थी कि कोई भी ड्राइवर जिसके पास अपनी खुद की कार है, जो बेकार है, कि सिर्फ एक बार नौकरी के लिए जाना होता है तो यूज करता है आदमी, लेकिन जब छुट्टियां होती है एक दो दिन की, तो उस कार को वो टैक्सी की तरह यूज करके वो भी कमा सकता है, कंपनी भी कमा सकती है। इस तरह का बिजनेस मॉडल आप सोचो, आप भी कर सकते हो। इसलिए तो मैं कंपनी पर बुक लेकर आता हूँ, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और नया एक्सपीरियंस मिले। अब पिंक मूंछ युग ने लिफ्ट को एक सांस्कृतिक आइकन बना दिया, और ये केवल एक लोगो नहीं था, बल्कि एक दर्शन था, एक कॉन्सेप्ट था। परिवहन को सामाजिक, दोस्ताना और समुदाय केंद्रित बनाना। गुलाबी रंग आज भी कंपनी की पहचान है, जो मजेदार और स्वागतपूर्ण भावना को बनाए रखता है। ब्रांडिंग के ये विकास लिफ्ट की अनुकूल क्षमता को दिखाते हैं। शुरुआती तीर की छवि से परिपक्व, लेकिन अभी भी अनोखी पहचान तक। इथन आइलर जैसे क्रिएटिव लोगों की भूमिका ने लिफ्ट को प्रतिस्पर्धियों से अलग रखा। अब देखो, इस युग में मूंछों के युग में लिफ्ट ने न केवल उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, बल्कि एक कम्युनिटी बनाई जहां ड्राइवर और यात्री जुड़ा महसूस करते थे। हालांकि बदलाव आवश्यक थे, लेकिन पिंक मूंछ की विरासत बनी रही। ये लिफ्ट की उस भावना का प्रतीक है जो कंपनी को शुरू से अलग बनाती थी। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रांडिंग ने, मैं हर बार बताता हूँ कि कैसे का जवाब देता हूँ, कि इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रांडिंग ने लिफ्ट को एक छोटे स्टार्टअप से राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बनाया। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये ब्रांड अमेरिका भर में फैला और नई चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चौथे चैप्टर की, अमेरिका भर में विस्तार, एक शहर से राष्ट्रीय उपस्थिति तक। तो लिफ्ट की सफलता की कहानी में विस्तार का दौर सबसे गतिशील रहा है, जहां कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों से शुरू होकर पूरे अमेरिका में अपनी पहुंच बनाई, रीच बढ़ाई अपनी। वर्ष 2013 में लिफ्ट ने तेजी से नए शहरों में प्रवेश करना शुरू किया। लॉस एंजलिस, सिएटल, शिकागो और सैन डिएगो जैसे प्रमुख शहरों में सर्विस लॉन्च हुई, जहां एप्लीकेशन की सरलता और दोस्ताना अनुभव ने उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। इन शुरुआती विस्तारों ने, इन एक्सपेंशन ने लिफ्ट को स्थानीय स्तर पर मजबूत आधार दिया, लोकल लेवल पर एक मजबूत आधार दिया, क्योंकि प्रत्येक शहर की यातायात चुनौतियां अलग थी। लॉस एंजलिस में लंबी दूरी की यात्राएं, जबकि शिकागो में सघन बिल्कुल ट्रैफिक, शहरी ट्रैफिक। कंपनी ने ड्राइवर भर्ती अभियानों और स्थानीय मार्केटिंग के माध्यम से तेजी से ड्राइवर नेटवर्क बनाया। वर्ष 2014 लिफ्ट के लिए बड़े विस्तार का वर्ष साबित हुआ। कंपनी ने एक साथ 24 नए शहरों में प्रवेश की घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, जिससे कुल शहरों की संख्या 60 तक पहुंच गई। इस विस्तार में न्यूयॉर्क सिटी प्रमुख था, हालांकि वहां कानूनी बाधाओं के कारण पूर्ण लॉन्च में देरी हुई। न्यूयॉर्क में लिफ्ट को पहले ब्रुकलिन और क्वींस में सेवा शुरू करने की अनुमति मिली, और बाद में मैनहट्टन जो महंगा इलाका है अमेरिका का, वहां पर विस्तार हुआ। इस दौर में डलास, इंडियानापोलिस, सेंट पॉल और सिलिकॉन वैली जैसे क्षेत्र शामिल हुए। अब दोस्तों, लिफ्ट ने हमेशा स्थानीय नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना सीखा, जैसे कैलिफोर्निया में नए रेगुलेशंस के तहत लाइसेंस प्राप्त करना। ये कदम कंपनी को कानूनी रूप से मजबूत बनाते गए। दोस्तों, वर्ष 2017 में लिफ्ट ने और अधिक महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा की। जनवरी 2017 में कंपनी ने 100 नए अमेरिकी शहरों में प्रवेश की योजना बनाई, जिसमें कुल संख्या 300 तक पहुंच गई।
ये विस्तार छोटे शहरों और उपनगरों तक फैला, जहां पहले राइड शेयरिंग सेवाएं सीमित थी। अगस्त 2017 तक लिफ्ट ने 40 राज्यों में पूर्ण कवरेज हासिल कर ली, जिसे अमेरिकी आबादी की 94% हिस्से तक पहुंच संभव हो गई। इस विस्तार ने लिफ्ट को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय बनाया, जहां ड्राइवरों को बोनस और प्रोत्साहन दिए गए। कंपनी ने ड्राइवरों की भर्ती के लिए महीनों पहले तैयारी की, ताकि सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। दोस्तों, इस राष्ट्रीय विस्तार ने लिफ्ट को विविध बाजारों का अनुभव दिया। बड़े महानगरों जैसे न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में सघन मांग थी, जबकि छोटे शहरों में लंबी दूरी की सवारी अधिक होती थी। लिफ्ट ने एप्लीकेशन को अनुकूलित किया, जैसे व्यस्त समय में गारंटीड कमाई और शेयर्ड राइड्स को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2017 तक लिफ्ट दैनिक 1 मिलियन सवारी प्रोवाइड कर रही थी, जो इसके स्केल की गवाही देता है। ये विस्तार केवल संख्या का खेल नहीं था, बल्कि कंपनी के मिशन को साकार करने का माध्यम था। शहरों को कार केंद्रित से लोगों केंद्रित बनाना, लोगों के लिए केंद्रित, लोगों पर केंद्रित बनाना। अमेरिकी विस्तार के दौरान लिफ्ट ने पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान दिया। शेयर की हुई राइड्स जैसे लिफ्ट लाइन को प्रोत्साहित करके वाहनों की संख्या कम की गई। कंपनी ने स्थानीय भागीदारों उनके साथ काम किया, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं और इवेंट्स के लिए विशेष सवारी। हालांकि चुनौतियां भी थी दोस्तों। कुछ शहरों में टैक्सी यूनियनों का विरोध और रेगुलेटरी मुद्दे, ये चुनौतियां थी। लिफ्ट ने इनका सामना करते हुए पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर दिया, जैसे ड्राइवरों की गहन बिल्कुल डीप में इन्वेस्टिगेशन करना और बीमा कवरेज देना। वर्ष 2017 में लिफ्ट की पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई, जब दिसंबर 2017 में टोरंटो, कनाडा में सर्विस लॉन्च हुई। ये कनाडा में पहला कदम था, जो लिफ्ट की वैश्विक महत्वाकांक्षा का सिग्नल था। टोरंटो के बाद हैमिल्टन और ओटावा जैसे क्षेत्रों में विस्तार हुआ। कनाडा में लिफ्ट की सवारी वर्ष 2025 तक 20% से अधिक बढ़ी, जो बाजार की क्षमता दर्शाता है। हालांकि मुख्य फोकस अमेरिका पर रहा, जहां वर्ष 2025 तक लिफ्ट 644 अमेरिकी शहरों और 12 कनाडाई शहरों में एक्टिव है। इस विस्तार ने लिफ्ट को उबर के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति दी, जहां उबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैलाव किया। लिफ्ट ने अमेरिकी बाजार में गहराई से जड़ें जमाई। कंपनी ने छोटे शहरों में भी सेवा पहुंचाकर समावेशिता को बढ़ावा दिया। वर्ष 2025 में लिफ्ट दैनिक 9 मिलियन सवारी समन्वयित कर रही है, जो इसके विस्तार की सफलता का प्रमाण है। इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे लिफ्ट ने कुछ वर्षों में एक क्षेत्रीय सेवा से राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बन गई। ये विस्तार केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि उपयोगकर्ता आधार और सेवा सर्विस की विविधता का भी था। लिफ्ट ने अमेरिका के हर कोने में परिवहन को अधिक सुलभ और दोस्ताना बनाया। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे इस मजबूत आधार पर कंपनी ने प्रतिस्पर्धा, नवाचार और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया। अब दोस्तों शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, प्रतिस्पर्धा और कानूनी चुनौतियों को नेविगेट करना। लिफ्ट की लचीलापन की परीक्षा। लिफ्ट की सफलता की कहानी में प्रतिस्पर्धा और कानूनी चुनौतियां एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहाँ कंपनी ने उबर जैसी बड़ी प्रतिद्वंदी के साथ संघर्ष करते हुए अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2014 में उबर और लिफ्ट के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई। 2014 में जब उबर ने लिफ्ट ड्राइवरों को लुभाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई, तब उबर ने हेल नामक एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें लिफ्ट ड्राइवरों को ट्रैक किया जाता था और उन्हें उबर पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते थे। इसके अलावा उबर के कर्मचारियों ने लिफ्ट के हजारों सवारी रिक्वेस्ट की और फिर कैंसिल कर दी, ताकि लिफ्ट की सेवा बाधित हो और ग्राहक निराश हो। लिफ्ट ने भी जवाबी कार्यवाही की, लेकिन ये दौर लिफ्ट के लिए कठिन साबित हुआ दोस्तों।
उबर की आक्रामकता ने लिफ्ट को मजबूत बनाया, क्योंकि इससे कंपनी ने अपनी कम्युनिटी केंद्रित इमेज को और अधिक मजबूत किया। अब दोस्तों, इस प्रतिस्पर्धा ने लिफ्ट को नवाचार के लिए प्रेरित किया। जहां उबर वैश्विक स्तर पर आक्रामक विस्तार कर रही थी, लिफ्ट ने अमेरिकी बाजार पर फोकस रखा और दोस्ताना ब्रांडिंग से वफादार उपयोगकर्ता आधार बनाया। वर्ष 2015-16 में लिफ्ट ने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाए, जिसमें चीन की दीदी चुक्सिन, भारत की ओला कैब्स और दक्षिण पूर्व एशिया की ग्रैब टैक्सी शामिल थी। ये गठबंधन यात्रियों को विभिन्न देशों में एक ही ऐप में सवारी बुक करने की सुविधा देता था। दीदी ने लिफ्ट में निवेश भी किया, जो लिफ्ट को उबर के वैश्विक दबाव से बचाने में सहायक सिद्ध हुआ। ये साझेदारियां लिफ्ट की रणनीतिक चाल थी दोस्तों, जो बिना प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय विस्तार के वैश्विक पहुंच प्रदान करती थी। कानूनी चुनौतियां लिफ्ट के लिए शुरुआत से ही प्रमुख रही है। कई शहरों में रेगुलेटर्स ने लिफ्ट को अवैध यानी इलीगल टैक्सी सेवा माना, क्योंकि ये पारंपरिक टैक्सी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में वर्ष 2014 में प्रवेश के समय कानूनी बाधाएं आई, जहां ब्रुकलिन और क्वींस में पहले सेवा शुरू हुई, लेकिन मैनहट्टन में देरी हुई। कैलिफोर्निया में पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ने नई श्रेणी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी बनाई, जिसके तहत लिफ्ट को लाइसेंस लेना पड़ा। वर्ष 2019-20 में AB5 कानून ने ड्राइवरों को कर्मचारी मानने की कोशिश की, जिससे लिफ्ट और उबर ने मिलकर प्रोपोजिशन 22 का समर्थन किया। ये प्रोपोजिशन ड्राइवरों को स्वतंत्र ठेकेदार रखते हुए कुछ लाभ प्रोवाइड करता था। ड्राइवर वर्गीकरण का मुद्दा लिफ्ट की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती रहा है। ड्राइवरों को स्वतंत्र ठेकेदार मानने से कंपनी को लाभ मिलता है, लेकिन इससे ड्राइवरों को कर्मचारी लाभ जैसे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलते। कई मुकदमों में ड्राइवरों ने कर्मचारी स्थिति की मांग की, लेकिन लिफ्ट ने इनका सफलतापूर्वक सामना किया। न्यूयॉर्क और सिएटल जैसे शहरों में न्यूनतम वेतन कानूनों ने लिफ्ट को प्रभावित किया, जहां ड्राइवरों के लिए प्रति मील पर माइल और प्रति मिनट न्यूनतम दर निर्धारित की गई। मिनियापोलिस में वर्ष 2024 में, मिनियापोलिस जगह है दोस्तों, वहां पर 2024 में ऐसे कानून के बाद लिफ्ट ने सेवा बंद करने की धमकी दी, लेकिन अंततः अनुकूलन किया। किसी भी परिस्थिति में फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। अब सुरक्षा और बीमा संबंधी मुद्दे भी आए। शुरुआती वर्षों में दुर्घटनाओं और यात्री सुरक्षा की शिकायतों ने लिफ्ट को मजबूत बैकग्राउंड चेक, रेटिंग सिस्टम और बीमा कवरेज लागू करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2018 में लिफ्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में जबरन मध्यस्थता प्रथा समाप्त की, जो ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देती थी। ये कदम लिफ्ट की जिम्मेवारी को दर्शाते हैं, जो कंपनी को कानूनी जोखिमों से बचाते थे। प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर वर्ष 2016 में जनरल मोटर्स के साथ पार्टनरशिप एक बड़ा कदम था। जीएम यानी जनरल मोटर्स, जिसने लिफ्ट में इन्वेस्टमेंट किया और सेल्फ ड्राइविंग वाहनों पर सहयोग की योजना बनाई। ये साझेदारी लिफ्ट को भविष्य की टेक्नोलॉजी में आगे रखती है, जहां स्वचालित कारें, ऑटोमेटिक चलने वाली कारें राइड शेयरिंग का हिस्सा बनेंगी। हालांकि बाद में ये साझेदारी कम सक्रिय हुई, लेकिन इसने लिफ्ट को उबर से अलग पहचान दी। इन चुनौतियों ने लिफ्ट को लचीला बनाया। कंपनी ने हमेशा सुरक्षा, पारदर्शिता और कम्युनिटी पर जोर दिया, जो उबर की आक्रामक छवि से अलग था। वर्ष 2025 तक लिफ्ट अमेरिकी बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए है, जहां ये दैनिक मिलियंस में सवारी प्रोवाइड करती है। कानूनी लड़ाइयों ने उद्योग को, इस इंडस्ट्री को नई दिशा दी, जैसे ड्राइवर लाभ और सुरक्षा मानक,
इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे लिफ्ट ने तीव्र प्रतिस्पर्धा और कानूनी बाधाओं का सामना करते हुए कानूनी सामना कानूनी बाधाओं का सामना करते हुए भी अपनी पहचान बनाई। ये चुनौतियां केवल बाधा नहीं बल्कि विकास का माध्यम बनी, जो लिफ्ट को अधिक जिम्मेवार और इनोवेटिव बनाती गई। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे लिफ्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ाए और नई सेवाएं जोड़ी। अब दोस्तों शुरू करते हैं छठा चैप्टर, अंतरराष्ट्रीय उद्यम और पार्टनरशिप, उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक का सफर। लिफ्ट की सफलता की कहानी में अंतरराष्ट्रीय विस्तार एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो वर्ष 2017 से शुरू होता है, जब कंपनी ने पहली बार उत्तरी अमेरिका के बाहर कदम रखा। दिसंबर 2017 में लिफ्ट ने कनाडा में प्रवेश किया, जहां टोरंटो, हैमिल्टन और ओटावा महानगरों में सेवा लॉन्च हुई। ये कनाडा में लिफ्ट की पहली उपस्थिति थी, जो अमेरिकी बाजार की सफलता पर आधारित थी। कनाडा में लिफ्ट ने स्थानीय नियमों का पालन करते हुए ड्राइवरों और यात्रियों को जोड़ा और जल्द ही ये लोकप्रिय हो गई। वर्ष 2025 तक लिफ्ट कनाडा के कई शहरों में एक्टिव है, जिसमें वैंकूवर वैसे एक कनाडा में भी है और एक अमेरिका में भी है, जिसमें वैंकूवर, कैलगरी, एडमोंटन और अन्य शहर शामिल है। कनाडा में सवारी की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ी है, जो लिफ्ट की क्षेत्रीय अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। अब कनाडा के बाद लिफ्ट की अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षा वर्ष 2025 में एक बड़े मोड़ पर पहुंची है, जब कंपनी ने यूरोप में प्रवेश करने के लिए फ्री नाउ का अधिग्रहण किया। अभी फ्री नाउ कोई हुई होगी कंपनी, उस पर भी आई बुक लेकर आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। अप्रैल 2025 में घोषित इस डील को अनाउंस की गई इस डील को जुलाई 2025 में पूरा किया गया, जिसमें लिफ्ट ने फ्री नाउ को लगभग $200 मिलियन में खरीदा। फ्री नाउ यूरोप की एक प्रमुख मल्टी मोबिलिटी ऐप है, जो मुख्य रूप से टैक्सी सेवाओं पर केंद्रित है और 9 यूरोपियन कंट्रीज में 180 से अधिक शहरों में सक्रिय है। इन देशों में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली और अन्य देश शामिल है। 9 यूरोप के देश शामिल है। ये अधिग्रहण लिफ्ट की अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रणनीति थी, जिसने कंपनी को एक झटके में यूरोप में मजबूत उपस्थिति प्रदान की। फ्री नाउ की मौजूदा टैक्सी नेटवर्क और स्थानीय भागीदारों ने लिफ्ट को नए बाजार में तेजी से स्थापित होने में मदद की। फ्री नाउ अधिग्रहण के साथ लिफ्ट ने यूरोप में टैक्सी उद्योग को मजबूत करने का वादा किया, जहां अभी भी कई बुकिंग्स ऑफलाइन होती है। कंपनी ने फ्री नाउ को अपनी ब्रांडिंग के तहत रखा, लेकिन दोनों एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने की योजना बनाई गई। वर्ष 2025 के अंत तक लिफ्ट और फ्री नाउ उपयोगकर्ताओं को क्रॉस अटलांटिक यात्राओं में छूट प्रदान की गई। ऐसा दोस्तों एरोप्लेन की जो सवारी होती है उसमें तो होता ही है, लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों आगे उपयोगकर्ताओं को क्रॉस अटलांटिक यात्राओं में छूट प्रदान की गई, जहां अमेरिकी यात्री यूरोप में फ्री नाउ का उपयोग कर सकते थे और यूरोपियन यात्री अमेरिका में लिफ्ट का उपयोग कर सकते थे। ये अधिग्रहण लिफ्ट को 11 देशों में राइड शेयर और टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाला बना दिया। साथ ही बाइक शेयर ऑपरेशन 16 देशों में फैले। अब साझेदारियों के मोर्चे पर लिफ्ट ने हमेशा रणनीतिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2018 में ऑल स्क्रिप्ट्स के साथ साझेदारी शुरू हुई, जहां स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर्स को मरीजों के लिए लिफ्ट सवारी व्यवस्थित करने की सुविधा दी गई। ये साझेदारी हजारों अस्पतालों और लाखों मरीजों तक पहुंची, जो गैर आपातकालीन चिकित्सा परिवहन को आसान बनाती थी। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के साथ मिनी वैन सेवा शुरू हुई, जो परिवारों के लिए विशेष वाहन प्रोवाइड करती थी। हालांकि वॉलमार्ट के साथ ग्रोसरी डिलीवरी परीक्षण सीमित रहा, लेकिन ये लिफ्ट की विविधीकरण की कोशिश को दर्शाता था। माइक्रो मोबिलिटी में लिफ्ट ने नवंबर 2018 में मोटिवेट का अधिग्रहण किया, जो सिटी बाइक और कैपिटल बाइक शेयर जैसे बड़े बाइक शेयर
सिस्टम चलाता था। अप्रैल 2022 में पीबीएससी अर्बन सॉल्यूशंस का अधिग्रहण किया गया, जो वैश्विक स्तर पर बाइक शेयर उपकरण प्रोवाइड करता है। ये अधिग्रहण लिफ्ट को बाइक और स्कूटर शेयरिंग में मजबूत बनाते हैं। मार्च 2020 में हेलो कार्स का अधिग्रहण किया गया। इस कंपनी ने लिफ्ट ने अधिग्रहण भी कई किए हैं। 2020 में हेलो कार्स का अधिग्रहण किया गया, जो ड्राइवरों की कारों पर डिजिटल विज्ञापन प्रदर्शित करता था। वर्ष 2025 में यूरोप में स्वायत्त वाहनों यानी सेल्फ ड्राइविंग से चलने वाले वाहनों के लिए बैडू के साथ साझेदारी, बैडू शायद बाइडू हो सकता है, बैडू के साथ साझेदारी एक बड़ा कदम था। इस साझेदारी के तहत बैडू की अपोलो को स्वायत्त वाहन जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में 2026 से तैनात किए जाएंगे, जो फ्री नाउ नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध होंगे। ये पार्टनरशिप लिफ्ट को यूरोप में स्वायत्त मोबिलिटी, ऑटोमेटिक मोबिलिटी का अग्रणी बनाती है। अन्य साझेदारियां जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस और डोरडेश, जिसने लिफ्ट को उच्च मूल्य वाले यात्रियों तक पहुंच प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में लिफ्ट ने हमेशा स्थानीय आवश्यकताओं को प्रायोरिटी दी। कनाडा में पब्लिक ट्रांजिट इंटीग्रेशन और यूरोप में टैक्सी फोकस ने कंपनी को स्थानीय बाजारों में स्वीकार्य बनाया। वर्ष 2025 तक लिफ्ट की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति ने इसे कुल बाजार को 2 गुना कर दिया, इसके कुल बाजार को 2 गुना कर दिया और सवारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये साझेदारियां और अधिग्रहण लिफ्ट को केवल राइड शेयरिंग से बहु यानी मल्टी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने में सहायक सिद्ध हुए। इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि लिफ्ट ने सतर्क लेकिन रणनीतिक कदमों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कैसे किया। कनाडा से शुरू होकर फ्री नाउ अधिग्रहण तक का सफर लिफ्ट की अनुकूलन और साझेदारी की शक्ति को दर्शाता है। ये प्रयास कंपनी को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाते हैं, जहां परिवहन को अधिक समावेशी और कुशल बनाया जा रहा है। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे लिफ्ट ने राइड शेयरिंग में इनोवेशन जारी रखे और विविध सेवाएं जोड़ी। अब दोस्तों शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, राइड शेयरिंग में नवाचार, लिफ्ट लाइन, एक्सप्रेस ड्राइव और मल्टी मॉडल सर्विसेज का विकास। रुकते हैं एक स्टॉप के लिए। तो लिफ्ट की सफलता की कहानी में नवाचार हमेशा केंद्र में रहा है, जहां कंपनी ने न केवल राइड शेयरिंग को बेहतर बनाया बल्कि परिवहन को मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म में बदल दिया। वर्ष 2014 में लिफ्ट ने अपना सबसे महत्वपूर्ण नवाचार पेश किया, लिफ्ट लाइन, जो शेयर्ड राइडर्स की सुविधा प्रोवाइड करता था, शेयर किए हुए राइड्स की सुविधा प्रदान करता था। इस फीचर में एक ही दिशा में जा रहे यात्रियों को एक ही कार में मैच किया जाता था, जिससे कीमतें कम होती थी और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटती थी और घटनी चाहिए। ऐसे कुछ नवाचार होना चाहिए जिससे वाहनों की संख्या घटे। अब लिफ्ट लाइन ने कंपनी के पर्यावरणीय मिशन को मजबूत किया, क्योंकि यह जिमराइड की कार पूलिंग जड़ों से जुड़ा था। शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हुई यह सेवा जल्द ही अन्य शहरों में फैल गई और यात्रियों को अधिक किफायती विकल्प प्रदान किया। ये इनोवेशन लिफ्ट को प्रतिस्पर्धियों से अलग करता था, जहां फोकस कुशलता और सस्टेनेबिलिटी पर था। वर्ष 2016 में लिफ्ट ने एक्सप्रेस ड्राइव प्रोग्राम शुरू किया, जो ड्राइवरों को कार किराए पर उपलब्ध कराता था। जनरल मोटर्स के साथ साझेदारी से शुरू हुए इस प्रोग्राम ने उन लोगों को ड्राइवर बनने का अवसर दिया जो अपनी कार नहीं रखते थे। ड्राइवर साप्ताहिक किराया देकर जीएम यानी जनरल मोटर्स की कारें उपयोग करते थे और कमाई से किराया कवर हो जाता था। ये सुविधा ड्राइवर नेटवर्क को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई, विशेष रूप से उन शहरों में जहां कार मालिकाना हक कम था। एक्सप्रेस ड्राइव ने लिफ्ट को अधिक समावेशी बनाया, क्योंकि यह बाधाओं को दूर करता था और अधिक लोगों को आय का स्रोत प्रदान करता था। बाद में यह प्रोग्राम फ्लेक्स ड्राइव के रूप में विकसित हुआ, जो फ्लीट मैनेजमेंट में उपयोगी साबित हुआ। लिफ्ट ने राइड शेयरिंग से आगे बढ़कर माइक्रो मोबिलिटी में
कदम रखा। सितंबर 2018 में देवनगर में पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवा लॉन्च की गई, जो छोटी दूरी की यात्राओं के लिए सुविधाजनक और मजेदार विकल्प थी। इसके तुरंत बाद नवंबर 2018 में मोटिवेट का अधिग्रहण किया गया, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बाइक शेयर कंपनी थी। इस अधिग्रहण से लिफ्ट को सिटी बाइक, कैपिटल बाइक शेयर और बे व्हील जैसे प्रमुख सिस्टम मिले। 2019 में न्यूयॉर्क में 28,000 अतिरिक्त सिटी बाइक जोड़ी गई। अब अप्रैल 2022 में PBSCC अर्बन सॉल्यूशंस का अधिग्रहण हुआ, जो बाइक शेयर उपकरण प्रदान करता था। ये कदम लिफ्ट को मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म बनाने में सहायक थे, जहां एक ही एप्लीकेशन से कार, बाइक और स्कूटर उपलब्ध होते थे। अब माइक्रो मोबिलिटी ने लिफ्ट को शहरों में फास्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम बनाया। बाइक्स और स्कूटर्स ने सार्वजनिक ट्रांजिट को पूरक बनाया और कम आय वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डिस्काउंटेड मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किए गए। वर्ष 2020 के दौरान महामारी में भी स्कूटर कुछ ही शहरों में जारी रहे। लिफ्ट का मल्टी मॉडल रिपोर्ट दर्शाता है कि लाखों नए उपयोगकर्ताओं ने बाइक और स्कूटर आजमाए, जो सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देते थे। वर्ष 2025 तक लिफ्ट 15 से अधिक बाजारों में माइक्रो मोबिलिटी संचालित कर रही है और एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड ट्रिप प्लानिंग की सुविधा है। स्वायत्त वाहनों की दिशा में लिफ्ट ने शुरुआत से ही रुचि दिखाई। वर्ष 2016 में जनरल मोटर्स के साथ साझेदारी शुरू हुई, लेकिन वर्ष 2021 में अपना लेवल 5 ऑटोनॉमी यूनिट टोयोटा को बेच दिया। इसके बाद लिफ्ट ने पार्टनरशिप मॉडल अपनाया। वर्ष 2023 में मोटिवेशनल के साथ पूरी तरह ड्राइवरलेस वाहनों की योजना बनी। वर्ष 2024-25 में कई पार्टनरशिप घोषित हुई। मई मोबिलिटी के साथ अटलांटा में लॉन्च हुई। मोबाइल आई और मारुबेनी के साथ डलास में हजारों वाहनों की योजना। सितंबर 2025 में वेमो के साथ नेशविले में 2026 से पूरी तरह स्वायत्त ड्राइविंग सेवा शुरू करने की अनाउंसमेंट हुआ, जहां फ्लेक्स ड्राइव फ्लीट मैनेजमेंट संभालेगा। इन नवाचारों ने लिफ्ट को हाइब्रिड नेटवर्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया, जहां मानव ड्राइवर और स्वायत्त वाहन साथ काम करेंगे। कंपनी का फोकस सुरक्षा, पहुंच और ड्राइवर सपोर्ट पर रहा। स्वायत्त वाहन नए अवसर पैदा करेंगे, जैसे ड्राइवरों के लिए रिमोट सपोर्ट जॉब। वर्ष 2025 तक लिफ्ट ने लाखों स्वायत्त सवारी प्रदान की है और भविष्य में हजारों वाहनों का विस्तार कर सकती है। लिफ्ट के नवाचारों ने परिवहन को अधिक कुशल, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी बनाया। लिफ्ट ने लाइन से शुरू होकर माइक्रो मोबिलिटी और स्वायत्त टेक्नोलॉजी तक का सफर कंपनी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। ये कदम न केवल उपयोगकर्ताओं को विविध विकल्प देते हैं, बल्कि शहरों को कार मुक्त बनाने के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे लिफ्ट ने टेक्नोलॉजी प्रगति को सामाजिक प्रभाव से जोड़ा। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश कर रही है, पब्लिक मार्केट में प्रवेश कर रही है। तो शुरू करते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर है सार्वजनिक यानी पब्लिक मार्केट में एंट्री, IPO और नई जिम्मेवारियों का दौर। यह है 8वां चैप्टर। तो लिफ्ट की सफलता की कहानी में मार्च 2019 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जब कंपनी ने नेस्डेक पर अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निगम यानी IPO पूरा किया और सार्वजनिक कंपनी बन गई। ये राइड शेयरिंग उद्योग की पहली बड़ी सार्वजनिक कंपनी थी, जो उबर से पहले बाजार में आई। 28 मार्च 2019 को लिफ्ट ने अपने शेयर्स की कीमत निर्धारित की और 29 मार्च 2019 को नेस्डेक पर ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट पर LYFT टिकर के तहत ट्रेडिंग शुरू हुई। कंपनी ने 32.5 मिलियन क्लास ए
क्लास ए शेयर की पेशकश थी। 32.5 मिलियन क्लास ए शेयर की पेशकश थी, जो शुरुआती योजना से अधिक थी। ये आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त उत्साह का विषय था, क्योंकि लिफ्ट ने तेजी से बढ़ते राइड शेयरिंग बाजार में मजबूत स्थिति बनाई थी। आईपीओ के दौरान लिफ्ट ने ड्यूअल क्लास शेयर संरचना स्ट्रक्चर अपनाया, जिसमें क्लास ए शेयर सार्वजनिक निवेशकों के लिए थे और क्लास बी शेयर संस्थापकों लोगन ग्रीन और जॉन जिमर उनके पास अधिक वोटिंग अधिकारों के साथ रहे। ये स्ट्रक्चर संस्थापकों को कंपनी के नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देती थी, जो कई टेक कंपनियों में आम है। ट्रेडिंग के पहले दिन शेयरों ने मजबूत शुरुआत की। ओपनिंग पर कीमत ऊंची रही और दिन के अंत में 78.29 डॉलर पर बंद हुई, जो आईपीओ की कीमत से ऊपर थी। ये उत्साह लिफ्ट की विकास क्षमता और ब्रांड की ताकत को दर्शाता था। नेस्डेक पर लिस्टिंग ने लिफ्ट को एक प्रमुख टेक कंपनी के रूप में स्थापित किया और ये 2019 के कई बड़े आईपीओ की सीरीज की शुरुआत थी दोस्तों। अब सार्वजनिक होने का सबसे अनोखा पहलू था डायरेक्ट शेयर प्रोग्राम, जिसमें लिफ्ट ने लंबे समय से जुड़े ड्राइवरों और कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए शेयर आरक्षित किए। योग्य ड्राइवरों को बोनस के रूप में शेयर मिले, जो उनकी निष्ठा और योगदान को मान्यता देता था। ये कदम लिफ्ट की कम्युनिटी केंद्रित संस्कृति को उजागर करता था, जहां ड्राइवरों को केवल पार्टनर नहीं बल्कि हिस्सेदार माना गया। हजारों ड्राइवरों ने इस प्रोग्राम से लाभ उठाया, जो कंपनी के मिशन लोगों के जीवन को बेहतर बनाना जो उनका मिशन था वहां से जुड़ा था। ये पहल लिफ्ट को अन्य कंपनियों से अलग करती थी, क्योंकि इससे ड्राइवरों में स्वामित्व की भावना जागी। आईपीओ ने लिफ्ट को नए अवसर प्रदान किए, सार्वजनिक कंपनी बनने की पारदर्शिता बढ़ी और कंपनी को नियमित रूप से तिमाही यानी 3 मंथ का रिपोर्ट जारी करना पड़ता है। इससे निवेशकों को कंपनी के संचालन, विकास और रणनीतियों की गहन जानकारी मिली। लिफ्ट ने आईपीओ के बाद अपने मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया, जैसे बाइक शेयरिंग और स्कूटर्स का विस्तार। सार्वजनिक बाजार में प्रवेश ने कंपनी को अधिग्रहण और साझेदारियों के लिए मजबूत आधार दिया, जैसे आगे के वर्षों में स्वायत्त वाहनों पर फोकस। हालांकि सार्वजनिक होने के साथ नई जिम्मेवारियां भी आई। कंपनी को शेयर धारकों की, शेयर होल्डर्स की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ा, जैसे विकास और एफिशिएंसी पर जोर देना। नेस्डेक लिस्टिंग ने लिफ्ट को वैश्विक निवेशकों तक पहुंच प्रदान की और ये टेक सेक्टर की बड़ी कंपनियों की सीरीज में शामिल हो गई। आईपीओ के समय लिफ्ट की बाजार स्थिति मजबूत थी और यह अमेरिकी राइड शेयरिंग बाजार में उबर के बाद दूसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। सार्वजनिक बाजार में प्रवेश ने लिफ्ट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी मजबूत किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति हुई और कमेटियां जैसे ऑडिट और कंपेंसेशन कमेटी सक्रिय हुई। कंपनी ने निवेशक संबंधों के लिए विशेष टीम बनाई, जो तिमाही कॉल और रिपोर्ट संभालती थी। यह परिवर्तन लिफ्ट को एक परिपक्व कंपनी बनाता था, जो स्टार्टअप से कॉर्पोरेट इकाई की ओर बढ़ रही थी। आईपीओ ने लिफ्ट के कर्मचारियों और शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए भी महत्वपूर्ण था। आईपीओ ने लिफ्ट के कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण था। कई कर्मचारियों के शेयर अनलॉक हुए, जो उनकी मेहनत का फल था। संस्थापक ग्रीन और जिमर ने कंपनी के विजन को बनाए रखते हुए सार्वजनिक दबावों का सामना किया। ये दौर लिफ्ट के लिए न केवल पूंजी जुटाने का था, बल्कि अपनी कहानी को वैश्विक मंच पर बताने का भी था। इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे मार्च 2019 का आईपीओ लिफ्ट के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। यह न केवल कंपनी को सार्वजनिक बाजार में पहुंच देता था, बल्कि ड्राइवरों और कम्युनिटीज को शामिल करने की अनोखी पहल से लिफ्ट की मूल्यों की पुष्टि करता था। नेस्डेक पर लिस्टिंग ने लिफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जहां यह परिवहन उद्योग की अग्रणी कंपनी बनकर उभरी।
आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सार्वजनिक कंपनी के रूप में लिफ्ट ने संकटों का सामना किया और आगे बढ़ी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 9वें चैप्टर की, संकटों के अनुकूल महामारी और उसके बाद की पुनर्बहाली। लिफ्ट की सफलता की कहानी में वर्ष 2020 का कोविड-19 महामारी एक गंभीर संकट साबित हुआ दोस्तों, जिसने कंपनी के संचालन को गहराई से प्रभावित किया। महामारी की शुरुआत में यात्रियों की मांग में भारी गिरावट आई, क्योंकि लोग घरों में रहने को मजबूर हुए और गैर आवश्यक यात्राएं बंद हो गई, जैसे टूर करना, वो सब कुछ बंद हो गया। अप्रैल 2020 में लिफ्ट ने अपनी कार्यबल का 17% कम करने का निर्णय लिया, जिसमें 982 कर्मचारियों की छंटनी और 288 कर्मचारियों को अस्थायी अवकाश पर भेजा गया, यानी रजा पर भेजा गया। ये कदम संचालन व्यय को कम करने और कैश फ्लो को संतुलित करने के लिए आवश्यक था। कंपनी ने इस दौरान कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती भी लागू की, जिसमें कर्मचारी नेतृत्व के लिए 30% और अन्य स्तरों पर कम कटौती शामिल थी। ये बदलाव महामारी के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए किए गए थे। महामारी के दौरान लिफ्ट ने सामाजिक जिम्मेवारी को प्रायोरिटी दी। कंपनी ने कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए $6.5 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें ड्राइवरों और कमजोर समुदायों के लिए सहायता शामिल थी। लिफ्ट अप कार्यक्रम के माध्यम से 500 से अधिक भागीदारों के साथ मिलकर आवश्यक यात्राओं के लिए मुफ्त सवारी प्रदान की गई, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए। कंपनी ने आवश्यक डिलीवरी पायलट शुरू किया, जहां ड्राइवरों को किराने का सामान, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जोड़ा गया। स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम में मास्क अनिवार्य करना, आगे की सीट खाली रखना, खिड़कियां खोलना और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया गया। ये कदम ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थे। महामारी के बाद पुनर्बहाली में चुनौतियां बनी रही। वर्ष 2022 में आर्थिक मंदी की आशंका और बढ़ते बीमा व्यय के कारण नवंबर 2022 में 13% कार्यबल की छंटनी हुई, जिसमें लगभग 700 कर्मचारी प्रभावित हुए। यह कदम कंपनी को अधिक कुशल बनाने के लिए था। वर्ष 2023 में नए सीईओ डेविड रीशर के नेतृत्व में अप्रैल 2023 में 26% कॉर्पोरेट कार्यबल की छंटनी की गई, जिसमें 1072 कर्मचारी शामिल थे और 250 खाली पदों को भरने की योजना रद्द की गई। ये बदलाव मुख्य राइड शेयरिंग उत्पाद को मजबूत करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थे। रीशर ने, जो सीईओ थे, रीशर ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, जिससे सेवा स्तर में सुधार हुआ। इन संकटों के बावजूद लिफ्ट ने अनुकूल की क्षमता दिखाई। महामारी के दौरान संपर्क रहित सेवाओं और आवश्यक परिवहन पर फोकस किया गया। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में वर्ष 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, जहां कंपनी ने रिकॉर्ड सकल बुकिंग्स हासिल की और पहली बार पूर्ण वर्ष की जीएपी लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त हुई। वर्ष 2024 में सक्रिय यात्रियों की संख्या 44 मिलियन तक पहुंची और ड्राइवर घंटों की संख्या कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक रही। प्राइस लॉक जैसी नई सुविधाओं ने कर्मचारियों को स्थिर कीमतें प्रदान की, जिससे मांग बढ़ी। वर्ष 2024 में ड्राइवरों ने लगभग $9 बिलियन कमाए, जो रिकॉर्ड था, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। कंपनी ने सर्ज प्राइसिंग कम करके यात्रियों को $400 मिलियन से अधिक की बचत कराई। वर्ष 2025 की शुरुआत में लिफ्ट ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। पहली तिमाही में सकल बुकिंग्स में वृद्धि हुई और कंपनी ने शेयर बायबैक कार्यक्रम को बढ़ाया। स्वायत्त वाहनों की साझेदारियां और मल्टी मॉडल सेवाओं के विस्तार ने भविष्य की तैयारी की। महामारी ने लिफ्ट को अधिक लचीला बनाया, जहां डिजिटल इनोवेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थायी रूप से शामिल हो गए। कंपनी ने ड्राइवर प्राथमिकता में सुधार किया
जिससे सर्विस स्तर को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बने। अब इस अध्याय में हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे लिफ्ट कंपनी ने महामारी जैसे अभूतपूर्व संकट का सामना किया, जो उसने कभी नहीं देखा था, ऐसे संकट का सामना किया और उससे उबर कर मजबूत हुई। छंटनिया और पुनर्गठन दर्दनाक थे, लेकिन ये कंपनी को कुशल और ग्राहक केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध हुए। वर्ष 2024 और 25 में प्राप्त मिलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी और रिकॉर्ड प्रदर्शन लिफ्ट की सहनशीलता और अनुकूल क्षमता का प्रमाण है। ये अनुभव कंपनी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, जहां परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाना जारी रहेगा। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे लिफ्ट ने अधिग्रहणों और विविधीकरण से अपनी स्थिति मजबूत की। दोस्तों एक स्टॉप के लिए रुकते हैं। तो अब दोस्तों 10वां चैप्टर शुरू करते हैं, अधिग्रहण और विविधीकरण, मल्टी मॉडल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की ओर। 10वां चैप्टर, लिफ्ट की सफलता की कहानी में अधिग्रहण और विविधीकरण एक रणनीतिक अध्याय रहा है, जिसने कंपनी को केवल राइड शेयरिंग से आगे बहु मॉडल यानी खाना खा के बाद यही हालत होती है, तो राइड शेयरिंग से आगे मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म बनाने की थी। नवंबर 2018 में लिफ्ट ने अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण किया, मोटिवेट, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बाइक शेयरिंग कंपनी थी। मोटिवेट न्यूयॉर्क का सिटी बाइक, शिकागो का डीवी, सैन फ्रांसिस्को का गो बाइक और वॉशिंगटन डीसी का कैपिटल बाइक शेयर जैसे प्रमुख सिस्टम संचालित करती थी। इस अधिग्रहण से लिफ्ट को लाखों बाइक राइडर्स का नेटवर्क मिला और कंपनी ने एक ही ऐप से कार और बाइक दोनों बुक करने की सुविधा शुरू कर दी। वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में 28,000 अतिरिक्त सिटी बाइक्स जोड़ी गई, जिसने सिस्टम को और मजबूत बनाया। मोटिवेट अधिग्रहण ने लिफ्ट को माइक्रो मोबिलिटी में अग्रणी बना दिया, जहां छोटी दूरी की यात्राओं के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध हुए। अप्रैल 2022 में लिफ्ट ने पीबीएससी अर्बन सॉल्यूशंस का अधिग्रहण किया, जो कनाडा की एक कंपनी थी और वैश्विक स्तर पर बाइक शेयर उपकरण तथा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। अब आगे दोस्तों, पीबीएससी ने बार्सिलोना, मॉन्ट्रियल और अन्य शहरों में सिस्टम स्थापित किए थे। इस अधिग्रहण से लिफ्ट को बाइक शेयर टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर की विशेषज्ञता मिली, जो मौजूदा सिस्टमों को बेहतर बनाने और नए बाजारों में विस्तार करने में सहायक सिद्ध हुई। ये दोनों अधिग्रहण लिफ्ट को बाइक शेयरिंग में अग्रणी स्थिति प्रदान करते रहे, जहां वर्ष 2025 तक कंपनी 15 से अधिक बाजारों में लाखों बाइक राइड्स समन्वयित कर रही है। मार्च 2020 में कंपनी ने हेलो कार्स का अधिग्रहण किया, जो एक स्टार्टअप थी और ड्राइवरों की कारों पर डिजिटल विज्ञापन डिस्प्ले लगाती थी। हेलो कार्स की टेक्नोलॉजी से ड्राइवरों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता था, क्योंकि विज्ञापन प्रदर्शित करने पर उन्हें पेमेंट होता था। यह अधिग्रहण महामारी के दौरान हुआ जब लिफ्ट ड्राइवरों को अतिरिक्त कमाई के अवसर प्रदान करना चाहती थी। हालांकि ये सर्विस सीमित शहरों में ही सक्रिय रही, लेकिन यह लिफ्ट की ड्राइवर सपोर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। अब विविधीकरण के मोर्चे पर लिफ्ट ने सितंबर 2018 में डेनवर में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवा लॉन्च की, जो तेजी से अन्य शहरों में फैली। स्कूटर्स ने छोटी दूरी की यात्राओं को आसान और मजेदार बनाया और एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड होकर उपयोगकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म से कई विकल्प दिए। महामारी के दौरान कुछ शहरों में स्कूटर्स जारी रहे और बाद में सेवा का विस्तार हुआ। वर्ष 2025 तक लिफ्ट कई बाजारों में स्कूटर्स संचालित कर रही है, जो मल्टी मॉडल ट्रिप प्लानिंग का हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय 2021 में आया, जब लिफ्ट ने अपना स्वायत्त ड्राइविंग वाहन डिवीजन
लेवल 5 टोयोटा की सब्सिडियरी वोवेन प्लैनेट होल्डिंग्स को बेच दिया। लिफ्ट ने वर्ष 2018 से स्वायत्त टेक्नोलॉजी पर काम किया था, लेकिन बाजार की जटिलता और उच्च लागत के कारण कंपनी ने पार्टनरशिप मॉडल अपनाने का फैसला किया। इस बिक्री से लिफ्ट को संसाधन मिले जिनका उपयोग मुख्य राइड शेयरिंग और माइक्रो मोबिलिटी पर किया गया। इसके बाद लिफ्ट ने मोटिवेशनल नई मोबिलिटी वेमो जैसी कंपनियों के साथ साझेदारियां की जो स्वायत्त वाहनों को उसके नेटवर्क में एकीकृत करती है। सबसे हालिया और बड़ा अधिग्रहण अप्रैल 2025 में हुआ जब लिफ्ट ने यूरोप की प्रमुख मल्टी मोबिलिटी कंपनी फ्री नाउ को अधिग्रहण किया। फ्री नाउ 9 यूरोपीय देशों में के 180 से अधिक शहरों में टैक्सी, राइड हेलिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। इस अधिग्रहण ने लिफ्ट को यूरोप में तत्काल मजबूत उपस्थिति दी और कंपनी अब 11 देशों में राइड शेयर और टैक्सी सेवाएं संचालित कर रही है। फ्री नाउ की टैक्सी फोकस ने लिफ्ट को यूरोपियन बाजार की स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ा, जहां टैक्सी उद्योग अभी भी प्रमुख है। ये अधिग्रहण और विविधीकरण के कदम लिफ्ट को एक व्यापक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने में सहायक सिद्ध हुए। कंपनी अब कार, बाइक, स्कूटर और टैक्सी को एक ही ऐप में जोड़ती है, जो उपयोगकर्ताओं को फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कम आय वाले समुदायों के लिए डिस्काउंटेड बाइक मेंबरशिप और सार्वजनिक ट्रांजिट इंटीग्रेशन ने समावेशिता को बढ़ावा दिया। वर्ष 2025 तक लिफ्ट की मल्टी मॉडल सेवाएं लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रही है और स्वायत्त वाहनों की साझेदारियां भविष्य की तैयारी कर रही है। इस अध्याय में हम देख सकते हैं आसानी से कि कैसे लिफ्ट ने रणनीतिक अधिग्रहणों और विविधीकरण से अपनी स्थिति मजबूत की। मोटिवेट से शुरू होकर फ्री नाउ तक का सफर कंपनी की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जहां परिवहन को एकीकृत और सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। ये कदम लिफ्ट को केवल एक राइड शेयरिंग कंपनी से वैश्विक मोबिलिटी लीडर बनाने में महत्वपूर्ण रहे। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे नेतृत्व विकास और कंपनी संस्कृति ने इस विकास को समर्थन दिया। दोस्तों शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, नेतृत्व विकास और कंपनी संस्कृति, लिफ्ट की आंतरिक शक्ति का स्रोत। लिफ्ट की सफलता की कहानी में नेतृत्व और कंपनी संस्कृति की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है, क्योंकि संस्थापकों लोगन ग्रीन और लोगन ग्रीन ने शुरू से ही एक ऐसी संस्कृति बनाई जो सामाजिक प्रभाव, विश्वास और नवाचार पर आधारित थी। वर्ष 2007 में जिम राइड की स्थापना से लेकर लिफ्ट के विकास तक दोनों संस्थापकों ने कंपनी का नेतृत्व संभाला। लोगन ग्रीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और जॉन जिमर अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे। उनका दर्शन स्पष्ट था, परिवहन केवल एक सेवा नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। यह दर्शन कंपनी की हर नीति और निर्णय में झलकता था, चाहे वह ड्राइवरों के साथ व्यवहार हो या पर्यावरणीय जिम्मेवारी हो। दोनों संस्थापक हमेशा कम्युनिटी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते रहे, जहां ड्राइवरों को पार्टनर माना जाता था और यात्रियों को दोस्त माना जाता था। मार्च 2023 में कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जब डेविड रीशर को लिफ्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया। रीशर इससे पहले एक सफल उद्यमी थे, जिन्होंने अमेज़न में शुरुआती दिनों में काम किया था और बाद में कंपनी की शुरू की थी अपनी कंपनी। उनकी नियुक्ति कंपनी को अधिक कुशल और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए की गई। लोगन ग्रीन बोर्ड चेयरमैन बने और जॉन जिमर बोर्ड वाइस चेयरमैन और तथा प्रेसिडेंट की भूमिका में रहे। ये परिवर्तन सुचारू रूप से हुआ, क्योंकि डेविड रीशर पहले से ही लिफ्ट के बोर्ड में थे और कंपनी के मिशन से अच्छी तरह परिचित थे। रीशर का नेतृत्व शैली व्यावहारिक और हाथों हाथ वाली रही। उन्होंने हर महीने खुद ड्राइविंग करके ग्राहक अनुभव को समझा और सुधार किया। इस अनोखी आदत ने उन्हें ड्राइवरों और यात्रियों की वास्तविक दुनिया से जोड़ा, जिससे प्रोडक्ट में तेजी से सुधार हुए।
रिशर के नेतृत्व में लिफ्ट ने वर्ष 2023 और 2024 में महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया। अप्रैल 2023 में कॉरपोरेट कार्यबल में कटौती की गई, लेकिन इसका उद्देश्य कंपनी को अधिक चुस्त और मुख्य राइड शेयरिंग उत्पाद पर केंद्रित बनाना था। रिशर ने ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिससे सेवा सर्विस लेवल में सुधार हुआ और यात्रियों की संख्या बढ़ी। वर्ष 2024 में कंपनी ने पहली बार पूर्ण वर्ष की प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की, जो रिशर और डेविड रिशर की रणनीतियों का परिणाम थी। उन्होंने ड्राइवरों के लिए बेहतर प्रोत्साहन और यात्रियों के लिए स्थिर कीमतें सुनिश्चित की। डेविड रिशर की टीम ने स्वायत्त वाहनों की साझेदारियों और मल्टी मॉडल सर्विसेज का विस्तार तेज किया, जो कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करता है। लिफ्ट की कंपनी संस्कृति हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। शुरू से ही कंपनी समावेशिता, विविधता और सामाजिक जिम्मेवारी पर जोर दिया। लिफ्ट अप कार्यक्रम सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है, जहां कंपनी आवश्यक यात्राओं के लिए मुफ्त सवारी प्रदान करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आपदा राहत के लिए। वर्ष 2020 की महामारी में इस कार्यक्रम ने लाखों आवश्यक सवारी उपलब्ध कराई। कंपनी ने ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वर्ष 2018 में यौन उत्पीड़न के मामलों में जबरन मध्यस्थता प्रथा समाप्त की गई, जो उद्योग में एक बड़ा कदम था। इससे पीड़ितों को न्यायालय का रास्ता खुला मिला। लिफ्ट में कम्युनिटी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया और रेटिंग सिस्टम के माध्यम से विश्वास बनाया। कंपनी संस्कृति में कर्मचारियों की भलाई भी प्रमुख रही है। लिफ्ट ने लचीले कार्य घंटे, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और विविध प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। बोर्ड में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाई गई। वर्ष 2025 तक लिफ्ट की संस्कृति अभी भी संस्थापकों के मूल्यों पर आधारित है। दुनिया का सबसे अच्छा परिवहन लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। यह संस्कृति न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करती है, बल्कि ड्राइवरों और यात्रियों में भी वफादारी पैदा करती है। कंपनी ने ड्राइवरों के लिए मेंटर प्रोग्राम और लोकल इवेंट्स आयोजित किए, जो कम्युनिटी भावना को मजबूत करते हैं। नेतृत्व विकास में लिफ्ट ने हमेशा आंतरिक प्रतिभा को बढ़ावा दिया। कई वरिष्ठ पदों पर लंबे समय से जुड़े कर्मचारी नियुक्त किए। डेविड रिशर के आने के बाद भी संस्थापक बोर्ड में सक्रिय रहे, जो निरंतरता सुनिश्चित करता है। कंपनी ने पर्यावरणीय लक्ष्य निर्धारित किया, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। ये प्रयास लिफ्ट को एक जिम्मेवार कॉर्पोरेट नागरिक बनाते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे लिफ्ट का नेतृत्व और संस्कृति कंपनी की सफलता की रीढ़ रही है। संस्थापकों से डेविड रिशर तक का सफर परिवर्तन और निरंतरता का सुंदर संतुलन दर्शाता है। यह संस्कृति न केवल आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक सिद्ध होती है। लिफ्ट की यह आंतरिक ताकत ही उसे उद्योग में अलग बनाती है, जहां परिवहन को मानवीय और सामाजिक बनाया जाता है। अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि लिफ्ट का भविष्य कैसा है और उसकी स्थायी विरासत लेगेसी क्या होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अंतिम चैप्टर, 12वां चैप्टर, भविष्य की दृष्टि और स्थायी प्रभाव, लिफ्ट की विरासत और आगे का रास्ता। लिफ्ट इंक की सफलता की कहानी का अंतिम अध्याय भविष्य की दृष्टि पर केंद्रित है, जहां कंपनी परिवहन को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2025 तक लिफ्ट ने स्वायत्त वाहनों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सितंबर 2025 में वेमो के साथ घोषित साझेदारी के तहत नेशविले में वर्ष 2026 से पूरी तरह स्वायत्त राइड हेलिंग सेवा शुरू होगी। इस साझेदारी में लिफ्ट का फ्लेक्स ड्राइव फ्लीट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेमो के स्वायत्त वाहनों को संभालेगा, जो हजारों वाहनों तक स्केल करने की योजना रखता है। इसी तरह मई मोबिलिटी के साथ अटलांटा में स्वायत्त सेवा चल रही है।
और मोबाइल आई तथा मारूबेनी के साथ डलास में बड़े पैमाने पर तैनाती की तैयारी है। बेडू के साथ यूरोप में अपोलो गो स्वायत्त वाहन 2026 से फ्री नाउ नेटवर्क पर उपलब्ध होंगे। ये साझेदारियां लिफ्ट को स्वायत्त मोबिलिटी का अग्रणी बनाती है, जहां मानव ड्राइवर और रोबोटैक्सी एक हाइब्रिड नेटवर्क बनाएंगे। लिफ्ट की भविष्य की दृष्टि शहरों को कार मुक्त और अधिक हरा भरा बनाने पर आधारित है। कंपनी का मिशन लोगों के जीवन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिवहन से बेहतर बनाना अब मल्टी मॉडल और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर केंद्रित है। वर्ष 2025 तक लिफ्ट 644 अमेरिकी शहरों, 12 कनाडाई शहरों और यूरोप के 180 से अधिक शहरों में सक्रिय है। ऐप में इंटीग्रेटेड ट्रिप प्लानिंग सुविधा उपयोगकर्ताओं को कार, बाइक, स्कूटर और सार्वजनिक ट्रांजिट के संयोजन में सर्वोत्तम मार्ग सुझाती है। प्राइस लॉक, अर्ली बर्ड डिस्काउंट और शेयर्ड राइडर्स जैसी सुविधाएं यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ड्राइवरों को विशेष बोनस दिए हैं, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में योगदान देते हैं। वर्ष 2025 में लिफ्ट ने रिकॉर्ड प्रदर्शन जारी रखा है। पहली तिमाही में सकल बुकिंग में 2 अंकों की वृद्धि हुई और सक्रिय यात्रियों की संख्या 44 मिलियन से अधिक है। ड्राइवर घंटों की संख्या कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक रही, जो ड्राइवर सपोर्ट और प्रोत्साहनों का परिणाम है। लिफ्ट ने सर्ज प्राइसिंग को कम करके यात्रियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत कराई है। कंपनी की लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हुई है और शेयर बायबैक कार्यक्रम निवेशकों का विश्वास दर्शाता है। ये संकेतक ये सिग्नल देने वाला लिफ्ट की वित्तीय स्थिरता और विकास क्षमता को उजागर करते हैं। लिफ्ट की स्थायी प्रभाव परिवहन उद्योग पर गहरा रहा है। स्थायी प्रभाव परिवहन उद्योग पर गहरा रहा है। कंपनी ने राइड शेयरिंग को मुख्य धारा में लाकर टैक्सी उद्योग को बदल दिया और साझा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। लाखों लोगों को लचीली आय का स्रोत प्रदान करके लिफ्ट ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। पर्यावरणीय दृष्टि से शेयर्ड राइड और माइक्रो मोबिलिटी ने शहरों में वाहनों की संख्या कम की और प्रदूषण घटाया। सामाजिक प्रभाव के लिए लिफ्ट अप कार्यक्रम ने आवश्यक यात्राओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा और आपदा राहत के लिए करोड़ों मुफ्त सवारी उपलब्ध कराई। कम आय वाले समुदायों के लिए डिस्काउंटेड बाइक और राइड पास ने समावेशिता को बढ़ावा दिया। दोस्तों, स्वायत्त वाहनों का एकीकरण लिफ्ट की सबसे बड़ी भविष्य की योजना है। कंपनी मानती है कि रोबोटैक्सी सवारी को अधिक किफायती, सुरक्षित और उपलब्ध बनाएंगे। ड्राइवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जैसे रिमोट सपोर्ट और फ्लीट मैनेजमेंट। लिफ्ट की हाइब्रिड मॉडल मानव और स्वायत्त सेवाओं को संतुलित रखेगा, जो उद्योग में अनोखी है। यूरोप में फ्री नाउ के माध्यम से टैक्सी और राइड हेलिंग का संयोजन स्थानीय बाजारों को मजबूत करेगा। वर्ष 2030 तक लिफ्ट का लक्ष्य प्रमुख शहरों में स्वायत्त सेवाओं का बड़ा हिस्सा हासिल करना है। लिफ्ट की विरासत एक ऐसे आंदोलन की है जो परिवहन को सामाजिक, पर्यावरण अनुकूल और सुलभ बनाता है। लोगन ग्रीन और जॉन जिमर की जिम्बाब्वे से प्रेरित शुरुआत से लेकर डेविड रिशर के नेतृत्व में प्रॉफिटेबिलिटी तक का सफर प्रेरणादायक है, बेशक प्रेरणादायक है। कंपनी ने चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा, कानूनी बाधाएं, महामारी का सामना करते हुए लचीलापन दिखाया। गुलाबी मूंछ से शुरू हुई ब्रांडिंग आज भी दोस्ताना और नवाचारी छवि बनाए रखती है। लिफ्ट ने न केवल ऐप बनाया, बल्कि शहरों की जीवन शैली बदली, जहां लोग कार मालिकाना हक से मुक्त होकर साझा मोबिलिटी अपनाते हैं। इस अंतिम अध्याय में हम देख सकते हैं कि लिफ्ट का भविष्य उज्जवल और प्रभावशाली है। स्वायत्त टेक्नोलॉजी, बहु मॉडल यानी मल्टी मॉडल सर्विसेज और सामाजिक जिम्मेवारी कंपनी को आगे ले जाएंगी। लिफ्ट की सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नवाचार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से शुरू होता है।
यह कंपनी न केवल परिवहन उद्योग की नेता है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है, जो आने वाली पीढ़ियों को सस्टेनेबल और समावेशी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करेगी। लिफ्ट की यात्रा जारी है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। ये थी दोस्तों एक एप्लीकेशन, कौन सी, लिफ्ट नाम की, उसकी कहानी। आई बुक पूरी की पूरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और यहीं पर हम बुक को खत्म करते हैं दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।